नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फाइनल ईयर के पेपर सेकंड में यथार्थवादी उपागम का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम के प्रश्न पत्र से संबंध रखता है। यथार्थवादी उपागम का जन्म एक तरीके से आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ है। आदर्शवादी उपागम वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों से संबंध रखता है, जो विश्व शांति की बात करता है। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इस उपागम के माध्यम से विश्व शांति का स्वप्न साकार नहीं हो पाया और 20 साल बाद ही वर्साई की संधि के फेल होने से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। एक प्रसिद्ध विचारक ने उस समय कहा भी था कि वर्साई की संधि जो है वो शांति संधि नहीं है, वो 20 वर्ष का एक युद्ध विराम है। युद्ध विराम मतलब कि युद्ध को कुछ समय के लिए मुलतवी कर दिया गया है इस संधि के माध्यम से। तो बहुत ही भेदभाव पूर्वक ये संधि की गई थी और इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप फिर जर्मनी में नाजीवाद का और इटली में फांसीवाद का उदय हुआ और इन तानाशाही शक्तियों ने फिर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, सृजन किया और उससे आदर्शवादी उपागम जो था, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति की वकालत करता है, को एक तरीके से अप्रासंगिक सिद्ध कर दिया। और इसी कारण फिर लगातार 2 विश्व युद्ध हो जाने से, 20 वर्ष के अंतर में ही 2 विश्व युद्ध हो जाने से एक नए उपागम की आवश्यकता पड़ी, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा सके, उनकी व्याख्या कर सके, उसकी प्रकृति का विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से कर सके। इसीलिए यथार्थवादी उपागम या रियलिस्टिक अप्रोच है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आई। और इसके प्रमुख जो विचारक हैं, वैसे सबसे महत्वपूर्ण विचारक जो हैं वो तो है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, हैंस जे मॉर्गनथाउ है, जिन्होंने इस उपागम की खोज की, इसके सूत्र बतलाए। राष्ट्रों की मध्य राजनीति के नाम से इनकी पुस्तक हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा अनुवादित भी है। हेनरी किसिंजर, जो कि बहुत लंबे समय तक निक्सन के सलाहकार रहे विदेश मामलों में, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, रेनोल्ड नेबूर और जॉर्ज कैनन, जो नव यथार्थवाद के प्रणेता भी हैं, ये यथार्थवादी विचारक हैं। इससे पूर्व यदि आप देखें तो मैकियावली भी इसी से संबंध रखते हैं और शक्ति की अवधारणा के रूप में राजनीति को समझाने वाले कुछ विचारक जो हैं वो यथार्थवादी उपागम से जुड़े हुए माने जा सकते हैं, जिनमें होब्स भी है। मैकियावली मानते हैं कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम 2 अत्यंत आवश्यक हैं, अर्थात मनुष्य एवं शस्त्र। क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात मनुष्य, मैन एंड वेपन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। मैकियावली की आर्ट ऑफ वार के नाम से पुस्तक है और प्रिंस के नाम से भी है। प्रिंस में उन्होंने लिखा है कि राजा किस तरीके से अपने आप को वैश्विक शक्तियों या पड़ोसी राष्ट्रों की शक्तियों के मध्य अराजकता से बचने के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग हो सकता है और उनका सामना कर सकता है। और आर्ट ऑफ वार में भी उन्होंने कैसे युद्ध जीते जाएं, इस पे पहली बार कोई वैज्ञानिक रूप से चिंतन किया है मैकियावली। इसीलिए पुनर्जागरण का शिशु भी कहलाता है और राष्ट्र राज्य की अवधारणा का भी वो प्रतिपादक है। और मैकियावली यहाँ इसीलिए यथार्थवादी उपागम में मैकियावली का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों
में शक्ति को प्रमुख तत्व के रूप में देखता है। तो यथार्थवादी उपागम की मूल मान्यताओं पे अब हम विचार करते हैं। राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष सदैव किसी न किसी रूप में बने रहेंगे और ये बने रहते हैं। और विरोध एवं संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम है, इटरनल रूल है कि विरोध भी संघर्ष भी होता रहेगा, चलता रहेगा। मैत्री या शांति जो है वो सदैव नहीं रह सकती है। तो ये मानते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शंस और कन्फ्लिक्शंस है ना, ये इटरनल थिंग्स हैं, दे आर फॉर एवर, इनको कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो किसी भी राष्ट्र को इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। दूसरा ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य कुंजी जो है कि वो नेशनल इंटरेस्ट हैं, राष्ट्रीय हित हैं। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे देखें तो प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की पालना के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपने राष्ट्रीय हितों को किसी भी तरीके से पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकता है। जैसे व्यक्ति के स्वहित होते हैं, इसी तरीके से राष्ट्र के अपने हित होते हैं और उन हितों की वो साधना करता है और सभी राष्ट्र अपने हितों की साधना करते हैं और उसी से फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष और विरोध बना रहता है। राष्ट्र की शक्ति का विकास उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। इसका अर्थ यह है कि ये हर राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। अब पूर्ति करने का जरिया क्या है? शक्ति है। तो प्रत्येक राष्ट्र हितों को पूर्ण करेगा, परंतु वो तभी कर पाएगा ऐसा जब उसके पास शक्ति होगी और शक्ति को प्राप्त करते रहना ही एक तरीके से राष्ट्र के पास अपने हितों की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाए रखना चाहता है। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक कार्यकर्ताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। यानी किसी राष्ट्र के विदेश नीति, कूटनीति को समझना है तो उसके हित को समझना होगा, उसकी शक्तियों को समझना होगा, तो उसका एक्शन जो है वो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो किस ओर जा रहा है, क्या कर रहा है, किन राष्ट्रों से वो अपने संबंधों को बढ़ा रहा है और क्यों बढ़ा रहा है। तो वो एक तरीके से पावर इंटरेस्ट के रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, ना कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी उपागम ये मानता है कि फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस जो हैं उनका बेसिस हमेशा ही नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। इमोशनल या मोरल वैल्यूज जो हैं, एजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका कोई मोल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अब हेंस जे मार्गन्थो की बात करते हैं। हेंस जे मार्गन्थो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य कुंजी है वो राष्ट्रहित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यानी कि दो चीजें हैं, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो की वर्ड है, की थिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और राष्ट्रीय हितों को कैसे देखें तो राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ पावर। मतलब राष्ट्रीय हितों को हम केवल, राष्ट्र यदि अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है तो निरंतर उसको शक्तिशाली होना पड़ेगा, और यदि वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है इसका मीनिंग वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है, पावर स्ट्रगल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, शक्ति सदैव उसका तात्कालिक उद्देश्य रहती है। यानी कि फाइनली टारगेट किसी भी फॉरेन रिलेशंस में हम देख लें किसी भी नेशन का, तो वो पावर उसका हमेशा एक कंटेम्प्ररी, उस समय का तत्कालीन ऑब्जेक्टिव उसका रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मार्गन्थो मानता है कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और राष्ट्रीय शक्ति जो है उसके माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को पूर्ण कर पाता है और ये शाश्वत तत्व है और संघर्ष सदैव रहेंगे। अब इसकी आलोचना देखते हैं। ये जो मानते हैं कि शक्ति है वो एकमात्र तत्व है, ये शक्ति और सत्ता को निर्णायक तत्व मानते हैं। हालांकि शक्ति और सत्ता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन
ये संपूर्ण नहीं है। जैसे विरोध और संघर्ष को इन्होंने इटर्नल एलिमेंट्स माना है, लेकिन उसके साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग, सौदेबाजी भी निरंतर चलती रहती है। तो सौहार्द, सहयोग, सौदेबाजी, ये सारे भी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं। ट्रीटीज होती हैं, तो ट्रीटीज होने का मतलब क्या है, राष्ट्र आपस में सहमत हैं। यदि ट्रीटीज नहीं होती तो युद्ध युद्ध होते अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, परंतु युद्ध नहीं होते, ट्रीटीज भी होती हैं। तो ट्रीटीज को भी हम निरंतर विरोध और संघर्ष के रूप में डिफाइन करेंगे, जबकि वो तो संधियां हैं, वो तो सभी राष्ट्रों की आपस की इंटेलेक्चुअल पॉइंट पे आके एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई यहाँ इन स्थलों पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम यहाँ टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करेंगे, हम यहाँ व्यापारिक संधियां करेंगे, लेन देन करेंगे, नागरिकों को आने जाने देंगे। तो केवल विरोध और संघर्ष होता तो संधियों के लिए या जो दुर्भी संधियां हैं उनके लिए स्थान हो सकता था, पर संधियां सभी प्रकार की होती हैं, सहयोग, पैक्ट, समझौते, इनके लिए कोई स्थान नहीं होता। जबकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस तरीके से क्लाइमेट को लेकर भी और निरंतर निशस्त्रीकरण को लेकर भी संधियां, समझौते, पैक्ट, एमओयूज होते रहते हैं। इसलिए शक्ति और सत्ता महत्वपूर्ण अंग तो हैं, महत्वपूर्ण तत्व तो हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है, परंतु सहयोग, सौहार्द, सौदेबाजी, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसको ये उपागम नकार देता है। अब अगली समस्या ये आती है कि ये शक्ति की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। शक्ति कितनी है, क्या है, कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इसलिए शक्ति शक्ति के रूप में हम सारी चीज को समझना चाहें तो इसको इतना अच्छे तरीके से डिफाइन करना, उसको मेजर करना वास्तविक रूप में बहुत दुष्कर कार्य है। यथार्थवाद का लक्ष्य राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार करना है और ये शांति विरोधी है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फाइनली जिस टारगेट पे लेके जाता है, ये तो हर राष्ट्र को फिर निरंतर शक्ति के लिए प्रयासरत रहने और संघर्षशील रहने की बात करने लगता है। जबकि ऐसा करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति जो है वो नहीं रह पाएगी। धन्यवाद।